गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज जो विषय हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं वो है गांधी बनाम अंबेडकर। ये विषय प्रस्तुत करने का उद्देश्य जो है कि बदलते पैटर्न में जैसे यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन जो आपके समक्ष पूछे जाते हैं वो दो पर्सनालिटियों के विचारों को तुलनात्मक अध्ययन को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अब जवाहरलाल नेहरू की कर्जन से तुलना कर दी जाती है, डलहौजी की तुलना पटेल से कर दी जाती है, गांधी की अंबेडकर से कर दी जाती है, गांधी की रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ कर दी जाती है, बोस के साथ कर दी जाती है। तो ऐसी तुलनाएं जो होती हैं, तो यहाँ पर छात्रों के साथ जो दुविधा है कि उसको तैयार कैसे करें। आज हमने सबसे पहले गांधी बनाम अंबेडकर को ही क्यों लिया है, इसके पीछे भी कारण है। अब जैसे गांधी जो आपकी पर्सनालिटी है, इनको आप रैंडमली नहीं समझ पाओगे कि गांधी को आपने चार बातें समझ करके और गांधी को आपने उसके बारे में कमेंट देना शुरू कर दिया। गांधी को समझने के लिए आपको गांधी को जीना पड़ेगा, अंबेडकर को समझने के लिए आपको अंबेडकर जीना पड़ेगा। अब गांधी की पर्सनालिटी को भी अगर आप देखेंगे तो आपको दो मोड में देखना होगा, अफ्रीका जाने के पहले और अफ्रीका से आने के बाद, और अफ्रीका से भारत आने के बाद फिर जब वो गांधी से एक महात्मा के रूप में, वहां भी आप पाएंगे आने के बाद। और आने के बाद ऐसी कौन सा इंसिडेंट हो गया कि गांधी ने वस्त्र त्याग दिया, खादी पहनना बंद कर दिया। तो जैसे ये जो पर्सनालिटी है, इन पर्सनालिटी के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं, एक जैसी है। अब गांधी की भूमिका, अंबेडकर की भूमिका, दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं और अलग अलग जगह पर हैं। अब जैसे उसमें जो आपका यूपीएससी क्वेश्चन पूछा 2015 में, वो गांधी और अंबेडकर को लेकर के क्वेश्चन किया था। 16 में शायद उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ तुलना कर दी। तो यहां पर अब क्वेश्चन पूछा क्यों जा रहा है। एक बात और, जैसे आपके गांधी हैं, अंबेडकर हैं, सरदार पटेल हैं, और इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर हैं आपके, इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर, आपके मानवेंद्र नाथ राय। तो ऐसे कई पर्सनालिटी हैं कि जिन्हें आपको क्या करना है, जीना है। बिना इनके कहीं किसी ना किसी तरीके से सिविल सर्विसेज में आपको 5 से 6 क्वेश्चन यहां से मिलते ही मिलते हैं। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि पेपर फर्स्ट में गांधी हैं, पेपर सेकंड में भी गांधी पूछे गए, और पेपर 4 में भी गांधी पूछे गए। तो एक व्यक्ति की अगर इतनी भूमिका है तो आपको इस पर गंभीर विचार का मुद्दा है और आपको इसे समझने का दृष्टिकोण भी बदलना होगा गांधी को। अब अभी इथिक्स के पेपर में क्वेश्चन जो पूछा गया था, वो असहयोग आंदोलन में जो गांधी की भूमिका है और वो नैतिक भूमिका पर क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्योंकि असहयोग आंदोलन किसी प्रकार का हिंसक आंदोलन तो है नहीं, और गांधी के जीवन का ध्येय क्या है, सत्य और अहिंसा। तो क्वेश्चन इस आधार पे पूछे जा रहे हैं। तो अब गांधी को आपको पढ़ने के लिए कहां कहां पर समझना है। एक तो गांधी को पढ़ना है आपको स्वतंत्रता आंदोलन में। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी 1915 में भारत पहुंचते हैं अफ्रीका से। पहला उन्होंने अटेम्प्ट ही ले लिया चंपारण में, और चंपारण अटेम्प्ट क्या परिवर्तन हो गया, परिवर्तन इस प्रकार से हो जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन का वो टर्निंग पॉइंट है चंपारण, कि जो यहां पर ब्रिटिश सत्ता अपने आप को मान के चल रही थी, हम लोग ने मान लिया था कि हम इन्हें हरा नहीं पाएंगे, उस ब्रिटिश सत्ता को पहली बार यहां पर झुका दिया गांधी ने। और यहीं से एक टर्निंग पॉइंट स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ हो जाता है। बिहार ने क्वेश्चन भी कर लिया था इस पर, बिहार कमीशन ने, कि चंपारण सत्याग्रह किस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक परिवर्तनीय बिंदु साबित हुआ, क्योंकि यहीं से चीजें एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और यहीं से अब आपका एक क्षेत्रीय लीडर एक राष्ट्रीय लीडर के रूप में उभर रहा होगा। गांधी का प्रारंभिक मूवमेंट जो है वो छोटा छोटा मूवमेंट है, छोटे छोटे अटेम्प्ट लिया, और छोटे छोटे अटेम्प्ट लेकर के और गांधी जी ने यह साबित कर दिया, और गांधी जी पर एक भरोसा भी हो गया लोगों पर कि ये व्यक्ति ऐसा है जो क्या कर सकता है, हमारा लीडर, और हमारी बातों को व्यवस्थित तरीके से पहुंचा सकता है। असहयोग आंदोलन, जहां पर उन्होंने कुछ ही समय में एक बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन।
तो गांधी को आप इस तरह से, उसके बाद गांधी की जो, ये आपके पेपर फर्स्ट की बात हो गई। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर बात करें, गांधी अपने समय के पहले लीडर हैं, जो बहुत दूर के लीडर हैं। गांधी उस समय के, और वो जो बातें करते हैं अपने समय से बहुत आगे की बातें करते हैं। कार्ल मार्क्स भी नहीं करता। मार्क्स व्यवस्था में, समाज में बराबरी लाने के लिए करता है कि ये जो मजदूर हैं एकत्रित हो गए, पूंजीपतियों पर हमला करेंगे, संपत्ति कब्जा कर लेंगे, बंटवारा हो जाएगा बराबर, और सारे समाज में लोग बराबर हो जाएंगे। जबकि गांधी ऐसी बातें नहीं करते। गांधी उस समय कहते हैं कि इस पृथ्वी पर प्रकृति के पास सब कुछ है जो सबकी जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। आज हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग संकट से जूझ रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे जूझ रहे हैं तो गांधी फिर हमें याद आते हैं कि गांधी ने उस समय हमें चेताया था। हमने कितना दोहन किया, सतत विकास लक्ष्य। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्या बातें करते हैं, हमें इतना उपयोग करना है कि हम तो अपना उपयोग कर ही सकें, जो भावी वाले पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बच सके। गांधी उस समय में ये बातें कर रहे हैं। अब जैसे आपके संविधान में अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अगर गांधी की डेथ 48 में ना हुई होती तो संविधान का नजरिया ही अलग होता। तो जैसे गांधी का राज्य निर्माण, वहां पर भी गांधी की भूमिका है। गांधी कुटीर उद्योगों की बात करते थे और कुटीर उद्योगों पर वो जोर देते थे। आज इतनी बेरोजगारी है, इसका कारण क्या है? हमारे पास व्यावसायिक एजुकेशन नहीं है। हर साल लाखों बच्चा ग्रेजुएट होकर के निकलता है, और निकलने के बाद अब वो प्लान में क्या करता है कि हमें क्या करना है, अब तैयारी करना है। कैसी तैयारी? अलग अलग बैंकिंग क्षेत्र, एसएससी, टीचिंग, अलग अलग तरीके से, कि ग्रेजुएट होकर के आया है, उसके पास स्किल नहीं है कि कोई जॉब वो प्राप्त कर सके। अगर ये चीजें हम इस आधार पर एजुकेशन पॉलिसी में परिवर्तित कर दें, जैसा दिल्ली मॉडल, दिल्ली में भी ऐसा हो रहा है कि क्लास 4th के बाद में, 5th में जाने के बाद बच्चा जिस क्षेत्र में उसके पास स्किल है, वो एक्टिविटी 1 घंटे ही स्कूलों में ही करवाई जाए, और इसका प्रभाव ये हो जाएगा कि 3-4 सालों में उसके अंदर वो दक्षता आ जाएगी। आगे क्लास 8 पास होने के बाद 14-15 साल का हो गया, अगर वो नहीं भी पढ़ना चाहता है तो उसके पास एक विकल्प कम से कम ये होगा कि अब वो क्या कर सकता है, अपनी जीविका चलाने के लिए वो खुद क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। तो गांधी कुटीर उद्योगों की बातें करते हैं, इकोनॉमिक्स में इंटर कर जाएंगे आप गांधी। उसके बाद अगर हम बात कर लें, हम पॉलिटिक्स की भी बातें करते हैं। राजनीति में गांधी हमेशा कहते थे कि राजनीति में धर्म के साथ प्रवेश, धर्म का मतलब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, धर्म का मतलब क्या है, नैतिकता है, कि आपको राजनीति में नैतिकता के भाव से जाना है, ना कि लालच की भाव से जाना है। तो गांधी इसकी बातें भी करते हैं। इथिक्स की अगर हम बात कर लें, अब इथिक्स में आपके गांधी कैसे इंटर हो जाते हैं? गांधी के जीवन में करीब क्या है, गीता। गांधी कितने सेकुलर व्यक्ति हैं, वो अपने धर्म का तो पालन करते ही करते हैं, लेकिन अपने धर्म के पालन के साथ में वो दूसरे धर्म का भी सम्मान करते हैं। तो हमें यहाँ पर जब हम गीता की बातें करते हैं तो गांधी के जीवन में गीता का झुकाव है, और गीता के प्रति गांधी झुके हुए हैं। गीता उनके जीवन, और उसी की वो बातें करते हैं। तो गांधी के जीवन का जो सार है, ध्येय है, क्या है, सत्य अहिंसा है। तो गांधी इसकी बातें करते हैं। तो गांधी आपके इन सब जगह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आप सोचेंगे कि गांधी को लेकर के आप रैंडमली किसी के सुनी सुनाई बातें पर गांधी को समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। समाज सुधार को लेकर के गांधी 1932 में जब पूना पैक्ट हो रहा था, और पूना पैक्ट में भी काफी एग्रेसिव थे अंबेडकर जी, और उन्होंने क्वेश्चन अंबेडकर जी ने कर लिया गांधी जी से कि जो ये समझौता हो रहा है, इस समझौते से आप कितने प्रसन्न हैं, और आपको लगता है कि जो ये हो रहा है सही हो रहा है। अब मुझे एक नाम नहीं याद आ रहा है, एक लेखक है जिनका राणाबे साहब कुछ उस पे, हाँ, राव राणाबे साहब, उन्होंने 600 पेज की किताबें लिखी थी, उसमें पूना पैक्ट का भी उन्होंने मेंशन किया। उन्होंने कहा कि इस पूना पैक्ट में गांधी हार गए, लेकिन एक महात्मा जीत गया। अब पूना पैक्ट जब कम्युनल अवार्ड होता है तो गांधी बिल्कुल हिल जाते हैं। गांधी को यह डर लगा कि आजादी फंस गई, क्योंकि अब हर गांव आपस में लड़ेंगे। तो अंबेडकर क्वेश्चन क्या करते हैं उनसे कि आप कितना खुश हैं, तो गांधी बोलते क्या हैं
कि जिस प्रकार आप कह चाह रहे हो ऐसे समाज नहीं बदलता, समाज को बदलने में समय लगता है। तो अंबेडकर का क्वेश्चन क्या होता है, मैं उनके बारे में बात नहीं करता जो अंबेडकर गांधी को नहीं जानते और वो गलत गलत तरीके से टिप्पणियां करते हैं। अंबेडकर कहते हैं कि अगर आप जैसा महापुरुष फिर इस 1000 वर्ष तक इस भारत में जन्म नहीं लिया तो क्या मैं हजारों वर्षों तक इंतजार करता रहूंगा। गांधी ने कहा नहीं, हम हृदय परिवर्तन करवाएंगे। अब यहां एक दृष्टिकोण पर मैं आपसे बात करूं, अगर हम गांधी की बातें मानते, उसमें अंबेडकर जी की बातें वहां पर अप्लाई हो जाती, सेपरेट इलेक्टोरल उन्हें मिल जाता, तो हो सकता है, जो मेरा अनुमान ऐसा जा रहा हो सकता है कि आप जैसा मेरा मूल्यांकन करें, मैं गलत भी हूं, लेकिन अगर पूना पैक्ट के पहले जो कम्युनल अवार्ड दिया गया था, उस अवार्ड के तहत अगर वो सांप्रदायिक पंचायत लागू होता तो हो सकता है जो पिछले समुदाय का तबका भारत में था वो ऐसे हो जाता जैसे आज हिंदू मुस्लिम का गैप बना है, ऐसे ही सवर्ण और पिछड़ों का बना होता। जबकि गांधी के हृदय परिवर्तन का प्रभाव यह हुआ कि 74 सालों में जाति चौराहे पर आकर के खड़ी है और यहाँ पे अब इंटरकास्ट मैरिज धीरे धीरे हो ही रही है, खाना पीना रहना उठना साथ में बैठना सारी चीजें, ये तालमेल आना जाना सब स्टार्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गांधी के दृष्टिकोण तो सकारात्मक थे, तो हमें इस लेवल पर लेकर के इन दोनों को समझने की कोशिश करना। ऐसे ही हमें अन्य जो पर्सनालिटी है उनको भी समझना है। हम अन्य टॉपिक पर भी बात करेंगे। आज का जो मुद्दा हमारा है गांधी वर्सेस अंबेडकर पर, तो इसमें हम शुरुआत करते हैं। इसमें हम जो देखेंगे कि जो गांधी और अंबेडकर हैं, इनका दृष्टिकोण किस किस चीजों को लेकर के, कैसे कैसे अलग अलग किन किन विषयों को लेकर के है, समाज को लेकर के, शासन को लेकर के, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। तो जैसे पहला मुद्दा अगर हम इनकी तुलना करने को लेकर के बात करें, ये अगर आपको ये लग रहा है कि जहां पर आपको नोट कर लेना चाहिए तो आप नोट करिएगा, अन्यथा आप क्या करिएगा कि जो IAS नेक्स्ट का टेलीग्राम चैनल है उस पर क्लास खत्म होने के बाद में हम टीम से बोलेंगे तो वो PDF को शेयर कर देगी, तो वहां से आप IAS नेक्स्ट का जो हमारा चैनल है टेलीग्राम का, वहां से इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको पूरी PDF मिल जाएगी वहां पर। तो पहला अंतर अगर हम बात करें तो दोनों के चिंतन में अंतर क्या है। गांधी का जो चिंतन का ध्येय है वो है सत्य अहिंसा का, जबकि जो अंबेडकर है, अंबेडकर का क्या है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो जो अंबेडकर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बातें करते हैं और जो गांधी बात करते हैं वो सत्य अहिंसा की बातें करते हैं। गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, वर्ण व्यवस्था को गांधी सही मानते हैं, जबकि अंबेडकर वर्ण व्यवस्था को खारिज करते हैं। अंबेडकर कहते हैं कि एक ऐसा ग्रंथ होना चाहिए कि जो सारे धर्मों, सारी चीजों से परे हो, सारे धर्म ग्रंथों को डायनामाइट लगा के उड़ा दो, और उस ग्रंथ का जो ध्येय क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि जहां पर स्वतंत्रता हो, समानता हो, भाईचारा हो, एक ऐसा ग्रंथ बनाया जाए। अंततः हमने 26 नवंबर 1949 को एक ऐसा ग्रंथ बना करके तैयार कर दिया कि जहां पर सभी लोग समान हैं, सभी को बराबरी का अधिकार दिया गया, और वो हमने तैयार कर दिया संविधान। एक ऐसा ग्रंथ देश को लेकर के तैयार कर दिया गया कि जिसके माध्यम से हम 26 जनवरी 1950 से गाइड हो रहे। दूसरी अगर बात करें तो दूसरा अगर यहां पर अंतर की बात कर लें तो जो आपके गांधी हैं, गांधी व्यवहारिक आदर्शवाद उनके साथ है। उनका जो आदर्शवाद है वो व्यवहारिक है, विचारधारा उनकी इस प्रकार से है। उनके लिए सबसे पहला मुद्दा क्या है, गांधी के लिए देश की आजादी का मुद्दा है। जबकि अंबेडकर की बात कर ले तो अंबेडकर प्रगतिशील अतिवादी विचारधारा की हैं। वो समाज में बराबरी के लिए, समानता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये अंबेडकर का दृष्टिकोण है। उसके बाद अगर हम शासन, यहां पे एक लुई फिशर ने कहा भी इस बात को, लिखा भी अपनी किताबों में। उन्होंने बताया कि गांधी के लिए सबसे पहला उद्देश्य क्या था, उनके लिए था कि देश की आजादी, जबकि अंबेडकर के लिए देश की आजादी नहीं, अंबेडकर के लिए देश बे आजादी था। उन्होंने कहा पहले समाज आजादी, बाद में हम आजादी देख लेंगे। गांधी ने कहा नहीं, पहले देश की आजादी, ये हमारा इंटरनल मामला है, हम समाज की आजादी और भारत के अंदर आजादी वो हम देख लेंगे, बाद में हम हृदय परिवर्तन करवा लेंगे। लुई फिशर ये कहता है इस बात को।
उसके बाद अगर हम राजनीति स्तर पर बात करें तो जो गांधी कहते हैं कि राजनीति में जो प्रवेश होना चाहिए वो धर्म के आधार पर होना चाहिए। धर्म विहीन राजनीति बेश्या के समान है। वो कहते हैं कि बिना धर्म के अगर राजनीति तो बेश्या के समान। यहां धर्म का मतलब संप्रदाय नहीं है, धर्म का मतलब यह है नैतिकता। अगर राजनीति में आप नैतिकता के साथ नहीं जा रहे हैं, लालच के भाव से जा रहे हैं, तो उसको गांधी बेश्या कहते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन आप ऐसे मेंस में ट्राई करना कि गांधी का मानना था कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, जबकि नेहरू कहते थे कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। इस कथन का क्या आशय है समझाइए, इस पर ट्राई करना। गांधी का धर्म नैतिकता, जबकि यहां पे नेहरू का जो धर्म है वो संप्रदाय से है। तो यहां पे गांधी का जो दृष्टिकोण आपका बनता है नैतिकता और आध्यात्मिकता पर, जबकि अंबेडकर ने राजनीति को समाज के भीतरी शक्ति से जोड़ा। अब जैसे कैसे जोड़ा ये समझना। पूना पैक्ट, जो पूना पैक्ट से ही जो एससी का आरक्षण हुआ, तो राजनीति में आरक्षण ये 1932 से ही प्रभावी हो गया और वहीं से क्या हुआ, राजनीति में आरक्षण दे दिया गया। बट अगर हम यहां पर बात करें तो गांधी का दृष्टिकोण हमें ज्यादा कहीं ना कहीं व्यापक लगता है। हो सकता है कि मेरा ओपिनियन गलत हो और आप मेरे विचार से सहमत भी ना हो, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में और समाजशास्त्र को लेकर के, समाज को लेकर के सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। यहां पर मैं ये अपनी विचारधारा किसी पर थोप नहीं रहा हूं, ठीक है, ये मेरा दृष्टिकोण है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 1932 में हमने एससी समुदाय को क्या किया, आरक्षण मिल गया राजनीति में, और 1932 से लेकर के 2024-25 चल रहा है, 25 चल रहा है आपका अभी, कुछ ही समय में 100 साल पूरे होने वाले हैं। और एक वर्ग यहां पर है, यहां मैं किसी जाति की बात नहीं करता हूं, भारत में महिलाओं की बात मैं कर रहा हूं, कि हमने 1919 के एक्ट में बात हुई थी कि हम महिलाओं को क्या करेंगे, 30% रिजर्वेशन, 1/3 रिजर्वेशन दे देंगे। लेकिन हुआ क्या, अभी जाकर के 2024 में डिसीजन लिया गया और ये लागू होगा तो 29 में लागू हो पाएगा जो 1/3 रिजर्वेशन है। हमने महिलाओं को पॉलिटिकल राइट नहीं दिया, हम बार बार क्या कहते रहे, महिला सशक्तिकरण। और रामधारी सिंह दिनकर जो राज्यसभा सांसद थे और राष्ट्रवादी कवि, बहुत ही अलग दृष्टिकोण उनका, वो हमेशा ये बोलते थे कि सार्वजनिक जीवन में आपको बहुत सारी चीजें करनी नहीं होती हैं, सिर्फ कहनी होती है कि हमें ये करना है और करना है, वो चीजें होने लगती हैं। आप इस समुदाय, यहां पर हम महिलाओं की बात कर लें तो किसी भी जाति की, किसी भी समुदाय की हो, उनका अगर आप देखेंगे तो सामाजिक विकास बिना कुछ दिए हुआ, क्योंकि हमने उनको मोरली कहीं ना कहीं, हमने उनको क्या किया, सोशल स्टेटस दे करके मजबूती प्रदान करने की कोशिश की। तो राजनीतिक अधिकार दे करके आप किसी भी समाज को आप शक्ति भले ही दे दोगे, लेकिन उसका फायदा वो नहीं ले पाएगा, उसका फायदा वो बिल्कुल नहीं ले पाएगा जब तक सामाजिक विकास नहीं होगा। तो कम से यहाँ, लेकिन जहां पर जो अंबेडकर जी हैं, उनका जो उद्देश्य, उनका जो मानना था कि राजनीति कहीं ना कहीं समाज की वो शक्ति होती है, वो यहाँ पर अंदरूनी ताकत होती है। उनके दृष्टिकोण को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमने अभी तक ट्राइबल कम्युनिटी का कोई राष्ट्रपति नहीं बनाया था। हमने का मतलब हमारा देश, और जब हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम हमारे जैसे वो हम ही होता है। तो अब यहाँ पर कोई राष्ट्रपति हमने नहीं बनाया, लेकिन हमने क्या, जब यहाँ पे मुर्मू जी को बनाया गया तो अब मुर्मू जी के होने से कम इतना कॉन्फिडेंस होता है समुदाय को कि हमारा कोई शासन में बैठा है, और अगर कोई बैठा है तो हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, ये दृष्टिकोण बदल जाते हैं। तो अंबेडकर जी कुछ इस तरह से सोच रहे होंगे। उसके बाद जैसे हम पिछड़ों की बात कर लें, एक चीज़ सबसे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, और ये समझना, जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था को ऐसे कहा जाता है कि सवर्ण, और उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शूद्र शब्द से जैसे ये फील हो जाता है कि दबा कुचला, नहीं, बिल्कुल इस मानसिकता से हटिए। शूद्र का मतलब सर्विस प्रोवाइडर है, और सर्विस प्रोवाइडर वो नहीं है जो खाली दबा कुचला है।
उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण भी शूद्र बनता था, क्षत्रिय भी शूद्र बनते थे। जब आप उस कार्य को कर रहे हैं तब तक आप उसमें हैं। अगर आप उस कार्य के बाद अब आप हेल्प करने लगे, जैसे कभी आप योद्धा थे, अब आपकी क्षमता वो नहीं रह गई, अब आपको जहां पर गोला बारूद हथियार रखे जाते हैं उसकी रखवाली की जिम्मेदारी दे दी गई, तो अब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अब आप शूद्र की श्रेणी में आ गए। तो शूद्र का मतलब सर्विस प्रोवाइडर, ये समझना। गांधी ने यहाँ पर जो अछूत है, जो छुआछूत है, इस पर हम किसी अन्य क्लास में बात करेंगे कि कैसे हमारे यहाँ पर ये छुआछूत की खाइयाँ इतनी मजबूत हुई। इस पर हम बात करेंगे कैसे ये संस्थागत रूप ले ली। इस क्लास में थोड़ा सा समय की लिमिटेशन है हमारे पास। तो गांधी ने क्या किया, इनको हरिजन की संज्ञा दी, जबकि अंबेडकर जी ने इनको दलित की संज्ञा दी थी। दलित का मतलब दबा कुचला, और हरिजन का मतलब गांधी ने कहा था कि ये भी जैसे हरि की उनको, ठीक, हरि की संतान, उसकी उपमा उन्होंने दिया था यहाँ पर। तो उन्होंने हरिजन की संज्ञा दी, उन्होंने दलितों की संज्ञा दी। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, इस पर आप विचार करना कि वर्ण व्यवस्था ने भारतीय समाज को उतना प्रभावित नहीं किया जितना कि अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था। और अगर इस क्वेश्चन पे आप मल्टी डायमेंशनल सोच ले गए तो मेरी ये क्लास सार्थक हो जाएगी, मैं मानूंगा। और अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो स्क्रीन पे चल रहा जो नंबर है उस पर आप मैसेज करना। इस पर हम लोग क्या करेंगे, किसी अन्य उस पर क्या डिस्कस कर लेंगे किसी अन्य क्लास में, या वैसे भी डिस्कस कर लेंगे। आपको इस पर हम कुछ कंटेंट भी उपलब्ध करवाएंगे अलग से, क्योंकि सिविल सर्विसेज अब ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। गांधी का दृष्टिकोण क्या है, एक और अगला अंतर अगर हम बात कर लें तो जो गांधी का दृष्टिकोण है, उनकी जो चिंताएं हैं लौकिक चिंताएं हैं, सांसारिकता को लेकर की चिंता है, तो इस सब पर गांधी बात करते हैं। अंबेडकर की जैसे इस दुनिया के साथ ही परलौकिक दुनिया की भी बातें गांधी करती हैं। जो मोक्ष की बातें कर ली जाए, इन सब की बातें कर ली जाए, तो इसके बाहर की भी जो चीजें हैं गांधी इस पर भी बातें करते हैं। जबकि अंबेडकर की बात जो बातें करते हैं वो बुनियादी बेहतरी से जोड़ करके बातें करते हैं कि पहले यहाँ की लाइफ स्टाइल बेहतर होनी चाहिए। तो जो अब ये लाइफ स्टाइल कैसे हो जाएगी, जब हमें क्या होगा, हम राजनीति में होंगे, हमारी भूमिका सरकार में होगी, तो हमें बुनियादी बेहतरी हमारे साथ होगी, हमारी बेसिक नीड पूरी होगी। जब हमारी बेसिक नीड पूरी हो जाएगी तो हमारी वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये अंतर भी है गांधी और अंबेडकर को लेकर के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या अंतर हो सकता है यहां पर, जैसे यहां पर एक पॉइंट आप और समझना कि जैसे मैंने आपको बताया था कि लुई फिशर कहा था, गांधी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। गांधी का प्राथमिक लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता मिले, और किससे स्वतंत्रता मिले, ब्रिटिश से स्वतंत्रता मिले। तो गांधी सामाजिक यहाँ पे स्वतंत्रता को वो दूसरे स्थान पे रख रहे हैं। वो कह रहे हैं जब हम ब्रिटिश से आजाद हो जाएंगे तो ये हमारे देश का अपना मसला है और हम अपने लोगों को समझा बुझा करके ये सुलझा लेंगे। तो गांधी का पहला लक्ष्य क्या है, स्वतंत्रता, और सामाजिक स्वतंत्रता उनका दूसरा लक्ष्य है। वहीं हम अंबेडकर जी की बात करें तो अंबेडकर का जो लक्ष्य है वो सामाजिक गुलामी को दूर करना उनका पहला लक्ष्य है, कि हमें सबसे पहले सामाजिक गुलामी दूर करना है। अब विदेशी शासन की जो स्वतंत्रता है उसको भले ही टालना पड़ जाए। अब इसीलिए हम आपको एक दो दृष्टिकोण आपको देंगे जहां पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कद इसी कारण से छोटा पड़ता है गांधी और अंबेडकर का। मुस्लिम लीग का कुछ ऐसा हुआ तो उस मुद्दे पर उन्होंने ये बोल दिया था कि अगर आप पृथक स्टेट की मांग नहीं करेंगे तो आपकी भी स्थितियां कुछ वैसी हो जाएंगी जैसे भारत में इन पिछड़े समुदायों की है। ऐसे ही साइमन कमीशन जब आया तो साइमन कमीशन का उन्होंने विरोध नहीं किया। साइमन कमीशन में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल की बातें भी रखी थी। आगे चल करके जब ये साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा फिर वहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितने हुए, 3 नहीं हुए हैं, 1 हुए हैं। तो 3 चरण में हुए हैं, ये भी समझना। आप लोग गलती से कई बार बोल जाते हैं कि 3 चरणों में, 3 हुआ नहीं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 है, वो 3 स्टेज में हुई। तो वहां मुद्दा ये उठाया गया। तो गांधी का पहला ध्येय
देश आज़ादी, जबकि अंबेडकर का पहला देश सामाजिक गुलामी से छुटकारा, स्वतंत्रता बाद में। और लुई फिशर भी यही बोलते हैं, जो अमेरिका के पत्रकार हैं। वो कहते हैं गांधी का एक ही उद्देश्य था, पहला सवाल था कि भारत की आज़ादी चाहिए, और अंबेडकर का भारत में आज़ादी चाहिए। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कि गांधी का उद्देश्य भारत की आज़ादी, अंबेडकर का उद्देश्य भारत में आज़ादी, इस कथन से क्या आशय है। अब ऐसे प्रश्नों के उत्तर किताबों में नहीं मिलेंगे, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भारत की आज़ादी और भारत में आज़ादी दोनों में अंतर क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर और थोड़ा सा मैं इस पर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं। पहला उद्देश्य जो गांधी का है आज़ादी, और उसके लिए वो प्रयास क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप इस पर कभी विचार किया कि जो गांधी चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब में जो किसकी बातें करता है, अहिंसा की बातें करता है, वो 1942 में डू एंड डाई की बातें कैसे करने लगा, कभी इस पर विचार किया आपने। अब वही गांधी 1942 में डू एंड डाई की बातें करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि गांधी को अब ये पता चल गया है कि इस देश में जो हमने ज्वाला जलाई है, उस ज्वाला का परिणाम होगा कि अब अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तो ये देश की जनता ब्रिटिशर्स से लड़ करके, प्रतिरोध करके और अपने तरीके से वो करके, आंदोलन करके आजादी प्राप्त कर लेगी। दूसरा, जापानियों का हमला जिस रूट से वो निकल रहे थे, वहां ब्रिटिशर्स हार रहे थे। उनको ये भी था कि कहीं अगर गलती से, जैसे अगर जापानी भारत में प्रवेश कर गए तो उनके प्रवेश के बाद में दो यहाँ संप्रभु सत्ता आपस में लड़ना प्रारंभ करेंगी, और जब दो संप्रभु सत्ता लड़ना प्रारंभ करेंगी तो अब जब एक दूसरे को एक परास्त करेगा उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, तो हमें एक से नहीं दो से लड़ना पड़ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने ये उद्देश्य कि अब क्या करना है, डू एंड डाई। अगर मुझे कुछ हो भी गया इसके कारण से, इस आंदोलन में, और अगर हमें टारगेट भी कर दिया गया, तो अब जनता समझ गई है। और भारत छोड़ो आंदोलन में ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत सारे बड़े पर्सनालिटियों को हाउस अरेस्ट और अलग अलग जगह पर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जनता ने कितना शानदार तरीके से प्रदर्शन किया कि सारा मूवमेंट गांधी के बताए हुए रास्ते पर किया गया। और तो ये फर्क था। अब हम शासन प्रणाली के आधार पर, और एक आपने यहां पर और एक बातें सुनी होंगी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में डिसीजन लेना था कि अगला पीएम कौन बनेगा, जहां पर नेहरू जी को 2 से 3 वोट मिले थे, बाकी वोट मिले थे पटेल जी को। और वहां पर भी ये बाकायदा उसमें जो गांधी जी के उसमें सलाहकार हैं, सेक्रेटरी हैं प्यारेलाल, उन्होंने भी क्या किया है, इसे मेंशन किया है चिट्ठी को, जहां पर अंबेडकर, उसमें नेहरू जी ने क्या कर दिया था कि टारगेट ही कर दिया था कि मैं पीएम नहीं बना तो मैं तोड़ दूंगा कांग्रेस। तो अब ऐसे मौके पर भी यहां पर गांधी क्या कर रहे हैं, पटेल को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ऐसा किसी भी कारण से अगर कांग्रेस का विखंडन हो गया तो कांग्रेस के विखंडन से ब्रिटिश सत्ता कंफ्यूज हो जाएगी कि हम पुरानी कांग्रेस को सत्ता सौंपे या नेहरू की कांग्रेस को, और जिसके कारण से आजादी फंस जाएगी। तो गांधी का पहला ध्येय क्या है, सिर्फ और सिर्फ भारत की आजादी है। अंबेडकर का भारत में आजादी है, ये समझना है आपको। फिर हम शासन प्रणाली की बात करते हैं। अब शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो शासन प्रणाली में, अच्छा क्या क्वेश्चन है, देखें जैसे जो गांधी का यहां पर और अंबेडकर के दृष्टिकोण को आप थोड़ा सा अलग तरीके से भी ले लो। वजह यह है कि अंबेडकर ने ये समस्याओं को झेला है और गांधी ने महसूस किया है। तो महसूस करना और समस्याओं को झेलना दोनों में फर्क है। जो झेल रहा है वो समझ रहा है चीजें कि उसके साथ क्या क्या बीत रही हैं। तो महसूस करना और झेलने में फर्क है। गांधी महसूस कर रहे हैं और अंबेडकर उस चीज को झेल रहे हैं, तो दोनों में अंतर है। तो जो जिस जहां से निकला हुआ है वो सबसे पहली परिस्थिति, जो उसके सामने जो परिस्थितियां हैं उसी की बातें करेगा। तो यहाँ पर दोनों का दृष्टिकोण अगर बात करें तो इसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर हम राष्ट्र प्रथम रखेंगे तो गांधी कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे,
गांधी की प्राथमिकता अपने आप में बड़ी प्राथमिकता हो जाएगी कि राष्ट्र पहले, ये हमारा इंटरनल मामला है, इंटरनल मामले को हम अलग तरीके से सुलझा लेंगे। और कैसे सुलझा लेंगे? हृदय परिवर्तन के माध्यम से सुलझा लेंगे। दूसरा, शासन प्रणाली का। तो गवर्नेंस को लेकर के, शासन प्रणाली को लेकर के क्या चाह रहे हैं? गांधी का कहना था कि जो भारत है वो गांव में बसता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो शासन प्रणाली है वो विकेंद्रीकरण पर हो, और ऐसी व्यवस्था हो कि जो गांव हैं, पंचायतें हैं, ये स्वायत्त हों, इनका विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। इस प्रकार से हो कि स्वायत्त हो, ये अपना डिसीजन खुद ले सकें, ऐसी हो। जब हम व्यक्ति की आज़ादी की बात करेंगे तब स्वतंत्रता की बात करते हैं, और जब हम इंस्टीट्यूशन की आज़ादी की बात करेंगे तब हम स्वायत्तता की बात करते हैं। तो गांधी यहाँ पे गांवों को क्या चाह रहे हैं? स्वायत्त चाह रहे हैं, विकेंद्रीकरण पर बात कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर अंबेडकर जो हैं वो संविधान के माध्यम से वो चाह क्या रहे हैं कि एक मजबूत केंद्र हो। मजबूत केंद्र इसलिए हो कि अगर वो मजबूत केंद्र होगा तभी वो क्या करेगा कि सारी व्यवस्थाओं को, जिस प्रकार से भारत बिखरा है, भारतीय समाज की ये दशा है, तभी वो क्या किया जाएगा कि हम मजबूत कर पाएंगे। कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन जिसके तहत भारत में ये बातें की गई कि संविधान सभा का चुनाव कराओ, संविधान सभा का चुनाव करवाने के बाद में यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन, ये सारी बातें जो कही गई थी। कैबिनेट मिशन ने भी भारत को मजबूत यहाँ पे संघ बनाने की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि प्रांतों को ये अधिकार है कि वो चाहे तो स्वायत्त रहें। लेकिन इस बात को लेकर के इस शासन प्रणाली में अंबेडकर जी और नेहरू जी एक जैसा सोच रहे थे कि हमें मजबूत केंद्र चाहिए, क्योंकि अभी भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, और अगर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, मजबूत केंद्र नहीं होगा, तो बहुत सारे विभाजनकारी तत्व हैं जिसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता प्रभावित होगी। तो अंबेडकर क्या चाह रहे हैं? एक शक्तिशाली केंद्र, और गांधी क्या चाह रहे हैं? विकेंद्रीकरण। ये दोनों में अंतर है, और जो अंबेडकर चाह रहे हैं यही नेहरू भी चाह रहे हैं। तो ये अंतर इसमें ही है। इसके बाद अगर बात करें, गांधी क्या चाह रहे हैं? शासन की इकाई क्या होनी चाहिए? पंचायत, जैसे मैंने बताया। अंबेडकर क्या चाह रहे हैं? शासन की इकाई व्यक्ति। अब शासन की इकाई व्यक्ति कैसे? वो कह रहे हैं शासन की इकाई पंचायत हो, और अंबेडकर कह रहे हैं शासन की इकाई व्यक्ति हो। अब आपने संविधान उठाइए, और संविधान में हमने क्या लिखा है? हम भारत के लोग। हम का मतलब आप समझिएगा, हमारी संविधान सभा। तो हमने लिखा हम भारत के लोग, और हम भारत के लोग लास्ट में 3 शब्द क्या लिखा गया? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। अंगीकृत की हम इसे क्या कर रहे हैं? हम अंगीकृत इसे स्वीकार कर रहे हैं। हम आत्मर्पित हम इसे क्या कर रहे हैं? हम इसे स्वीकार कर रहे हैं, हम इसे अपने ऊपर उसमें अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और अधिनियमित इसे कानून का दर्जा दे रहे हैं। तो हम भारत के लोग, जो ये संविधान है, इस संविधान को अंगीकृत, स्वीकार कर रहे हैं, आत्मार्पित अपने ऊपर इसे अप्लाई कर रहे हैं, और इसे कानून का दर्जा दे रहे हैं। आज से संविधान क्या होगा? सर्वोच्च होगा। हमारी जो भी शक्तियां होगी, हमने अपनी सारी शक्तियां संविधान को हैंड ओवर कर दिया है। अब हम संविधान के माध्यम से अपने आप को गवर्न करेंगे और चलाएंगे। तो हमने यहाँ पर, तो शासन की इकाई व्यक्ति है, शासन की इकाई क्या है? ना कि कोई वो है। तो अंबेडकर चाह रहे हैं, और यहाँ पर भी भारत में शक्तियां किसके हाथ में? जनता की। जनता ही क्या करती है? 5 सालों पर सरकार बदलती है, और सरकार को वही लाती है, चुनती है। तो इकाई ये अंबेडकर चाह रहे हैं। उसके बाद अगला अंतर क्या है इसमें? अगर हम शासन की बात कर लें, गांधी कहते हैं कि अगर हम केंद्रीकरण कर देंगे तो केंद्रीकरण क्या हो जाएगा? जो अहिंसक समाज की अहिंसक जो समाज है उसके लिए बेमेल नहीं होगा। सरकारें कभी भी ताकतवर हो जाएंगी, तानाशाही की अपने यहाँ पर रूप धारण करेंगी, और इसके कारण से वो समाज के लिए खतरा हो सकता है। ये गांधी का मानना है कि तानाशाही का माहौल हो सकता है, जो अहिंसक समाज के लिए बेहतर नहीं होगा केंद्रीकरण। अच्छा, गांधी का भी दृष्टिकोण अच्छा है, क्योंकि गांधी ने लंबे समय से देखा है कि तानाशाही सरकारें क्या करती हैं।
जबकि अंबेडकर का अप्रोच यहाँ पर गांधी से ज्यादा सकारात्मक है। गांधी कहते हैं नहीं, केंद्रीकरण का फायदा ये होगा कि राष्ट्रीय एकता कायम होगी, राष्ट्रीय सशक्तिकरण होगा, और अगर केंद्र सरकारें सशक्त होंगी तो समाज सुधार भी वो कठोरता से करवा ले जाएंगी। और इसे कहीं ना कहीं जो दलित एकता है, जो उस समय इंस्टीट्यूशन था, वो भी सही मानता था। और इससे ये था कि समाज में जितनी भी विभेदिक समस्याएं हैं उनका हल किया जा सकता है। और इसका उदाहरण मैं आपको भी दे दूंगा। यहां तक कि जब हिंदू कोड बिल आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें हाँ उसमें पार्लियामेंट में जब उन्होंने, अंबेडकर जी ने प्रस्तुत किया, सितंबर 1950 की बात है, तो उस दौरान हुआ ये कि पास नहीं हो पाया। और पास नहीं हो पाया इन्हीं सब कारण से उन्होंने क्या किया, सितंबर में इस्तीफा दे दिया कानून मंत्रालय पद से। और उन्होंने कहा भी कि किस प्रकार से कानून, यहाँ पर संसद ने हिंदू यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना व्यवहार किया है। उन्होंने नेहरू जी की भी आलोचना की कि नेहरू जी ऐसा व्यवहार हम लोगों के साथ करते हैं, मंत्रियों के साथ, जैसे लगता है कि वो हेडमास्टर हैं और हम वहाँ के बच्चे हैं। कारण भी था क्योंकि नेहरू जी का एक अलग विजन था अपने आप में। सलाहकार उनके BN राव, ये सारे लोग ऐसे थे। इन सब मुद्दों पर बाद में बात करेंगे हम। और इसमें सारे के सारे नाराज हो जाते हैं, यहाँ तक कि राजेंद्र प्रसाद भी नाराज थे। राजेंद्र प्रसाद इसलिए नाराज थे कि आपने ये लिखा कि अब हिंदू व्यक्ति क्या करेगा, 2 शादियां नहीं कर पाएगा। और अगर 2 शादियां नहीं कर पाएगा, इसको लेकर के नाराज। पटेल जी का यहाँ पर रिएक्शन नहीं था, लेकिन उन्होंने भी इस चीज को लेकर के, उन्होंने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया कि पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद करें इस कानून को। और ये पास नहीं हो पाया था। लेकिन उसी को क्या हुआ, 55-56 में नेहरू जी ने 3-4 खंडों में पास करवाया, अलग अलग तरीके से। विशेष विवाह, हिंदू विवाह, उत्तराधिकार, ऐसे करके पास करवाया गया। ये केंद्रीकृत सरकार थी तभी संभव हो पाया। अगर ऐसा ना होता तो पास ना हो पाता। पहला संविधान संशोधन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि केंद्रीकृत सरकार थी। अन्यथा जिस प्रकार से अगर पहला संविधान संशोधन ना हुआ होता, तो मैं दावे के साथ मैं बता रहा हूं कि देश भले ही आजाद हो गया था, समाज आपका आजाद नहीं होता, क्योंकि अधिकांश जो भूभाग था वो राजाओं के पास, जमींदारों के पास था। और पहले संविधान संशोधन करके, और उसके पहले यहाँ पर 4 भूमि सुधार कानून लाए गए थे और नवीन अनुसूची में डाला गया, तब जाकर के चीजें संभव हो पाया। अन्यथा एजुकेशन का मसला फंस जाता, लैंड रिफॉर्म का मसला फंसा हुआ था कि देश आजाद हो गया था, ना मोहल्ले आजाद थे, ना समाज आजाद था, ये सारी समस्याएं थी। तो केंद्रीकरण के ये सारे फायदे थे। अब समाज सुधार की अगर हम बात कर लें, तो समाज सुधार क्या है गांधी और अंबेडकर की नजर में? गांधी का समाज सुधार जो है वो राजनीति से हट करके है। अंबेडकर का कहना है कि राजनीतिक सुधार के लिए समाज सुधार क्या है, पहली शर्त है कि जब समाज सुधार हो जाएगा तभी राजनीतिक सुधार क्या हो जाएंगे, संभव हो पाएंगे। तो समाज सुधार पूर्व शर्त क्या है राजनीति के लिए, कि राजनीतिक सुधार हो जाएगा तो समाज सुधार भी हो जाएगा। जबकि गांधी क्या कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाज सुधार के लिए राजनीतिक सुधार कोई शर्त नहीं है। यहाँ ये राजनीतिक जो आपका सुधार है उसी के तहत समाज सुधार क्या है, उसका एक पार्ट है। जैसे लोगों के दिमाग में एक बात हमेशा रहती है कि हमें पद मिलेगा तब हम ये काम करेंगे और तभी क्या करेंगे, भारत बदल देंगे। IAS की तैयारी कर रहे हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है, IAS बन करके हम ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, PCS बन करके ये बदल देंगे, MP बन करके बदल देंगे, MLA बनकर बदल देंगे। गांधी क्या थे, गांधी किसी पद पर नहीं थे, लेकिन गांधी किसी पद पर ना होने के बाद भी उन्होंने क्या किया, एक अलग ही विचारधारा दे डाली और हर क्षेत्र में उनका अपना अलग अलग योगदान रहा, अलग अलग भूमिकाएं रही। तो गांधी का ये मानना है कि जो समाज सुधार है, अगर हम व्यापक राजनीतिक सुधार करेंगे तो उसी के तहत समाज सुधार भी हो जाएगा। अब यहां पर एक बात और आप समझना,
1857 में हम क्यों नहीं आजाद हो गए, 1947 में क्यों आजाद हुए? हम 1857 में लड़ रहे हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, जबकि 1947 में हमारा एजेंडा बन गया था। हमने 1929 में घोषणा क्या की, राजनीतिक अपनी आजादी की, और 1931 में क्या कर दिया, सामाजिक और आर्थिक आजादी की घोषणा कर दी, और जहां पे स्पष्ट ये कह दिया गया था कि स्वतंत्र भारत में क्या होगा। तो हम इस उद्देश्य को यहां पर स्वतंत्र भारत में क्या होगा, स्वतंत्र भारत में आजादी का मतलब क्या होगा, तो आजादी का मतलब जाति धर्म लिंग जन्मस्थान निवास इन सब के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे, यहाँ पर छुआछूत से मुक्त समाज होगा। ये सारा ध्येय कहाँ बन गया था, 31 में ही बातें कर दी गई थी। किसानों को लेकर के आजादी क्या थी, वो लगान से जूझ रहा था, तो यहीं पे कहा गया कि आजाद भारत में उत्पादन कर नहीं लिया जाएगा। उत्पादन कितना भी किसान कर लेगा, हम उसके बदले में उसे कुछ नहीं लेंगे, ये यहाँ पे तय हो गया। तो ये अंतर है दोनों में, गांधी और अंबेडकर को लेकर के। हम लोगों ने समाज सुधार तक देख लिया था कि गांधी और अंबेडकर का यहाँ पर दोनों का दृष्टिकोण क्या है अपना अपना। कुछ तकनीकी कारणों से हमें क्लास उस दिन ब्रेक करनी पड़ी थी, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे समाज सुधार को लेकर के गांधी और अंबेडकर क्या सोचते हैं और क्या उनकी राय है। दोनों ही अपने आप में शानदार व्यक्ति हैं, एक महसूस कर रहा है और एक उस दर्द को झेल के आया है, बस फर्क ही इतना है। एक फील कर रहा है, और जो फील कर रहा है वो गांधी है, और जो झेल के आया हुआ है वो अंबेडकर है। आपके इथिक्स पेपर में एक टॉपिक है एटीट्यूड, बहुत ही शानदार टॉपिक है। एटीट्यूड को हमारे समाज में नकारात्मक ले लिया जाता है, और नकारात्मक लिया भी जाता है, और कई लोग समझते भी नहीं है, वैसे व्यवहार भी करते हैं। अब एटीट्यूड का मतलब लोग कैसे अकड़ के रह रहा है, गंदे तरीके से बातें कर रहा है, इसको ले लेते हैं, ये एटीट्यूड नहीं, ये बदतमीजी है। एटीट्यूड का जो रियल मीनिंग है वो है नजरिया, चीजों को देखने का तरीका क्या है आपका, ये एटीट्यूड है। और सार्वजनिक जीवन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। खास करके हम जो पॉलिसी मेकर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, इनसे हम उम्मीद करते हैं, हम राजनेताओं से उम्मीद करते हैं। आप ये फील करें, जो हमारे राजनेता हैं उनका एटीट्यूड आप देखें कि वो भीड़ का दृष्टिकोण, भीड़ को समझते कैसे हैं, और भीड़ के आधार पर उनका डिसीजन कैसे हो जाता है, उनका व्यवहार कैसे हो जाता है, उनका कम्युनिकेशन स्किल कैसे बदल जाता है, कैसे वो पूरे भीड़ को बांध लेते हैं, ये उनका एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड यहां पर, अब ये एटीट्यूड के माध्यम से क्या हो सकता है कि वो चीजें बदल जाती है। तो गांधी का एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग है, गांधी का नजरिया जो है वो बहुत मजबूत होगा आपका। गांधी चीजों को फील कर रहे हैं, और ये बात सच है। जैसे मैं आपको अंबेडकर गांधी पढ़ा रहा हूं, आप ये समझे कि हम 1 घंटे में अंबेडकर और गांधी को समझ करके उनके ऊपर हम फिर डिबेट करना प्रारंभ कर देंगे, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। इनको आपको जीना पड़ेगा। गांधी ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके कथनी और करनी में कोई वो नहीं है। कथनी जो गांधी कहते हैं गांधी रियल में करते हैं। अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अपने समुदाय के लिए आज तक किसी ने किया वो अंबेडकर ने किया है। इसके बाद उस समुदाय का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो उसके लिए कर रहा हो। जो भी कुछ आगे बढ़ रहे हैं तो समाज को दिशा देने के बजाय वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने आप को समाज से ही दूरियां बनाते हैं। सबने ठगा है। तो अंबेडकर का एक अलग दृष्टिकोण है और गांधी का अलग दृष्टिकोण है। तो हम समाज सुधार को लेकर के बात करते हैं। इसके पहले अगर मैं बात करूं समाज सुधार को लेकर के, अंबेडकर की किताब है जिसका नाम है जाति का विनाश। और जाति के विनाश किताब में अंबेडकर ने लिखा क्या कि कैसे हिंदू समाज में कैसे ये जाति ने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया। और वो कहते क्या है कि जो सारे धर्म ग्रंथ हैं इनको डायनामाइट लगा के उड़ा दो और एक ऐसा ग्रंथ बना दो कि जिसमें सभी समाज के सभी लोग बराबर पे हों
और सबको बराबर का अधिकार हो। संविधान वही है हमारा। तो जाति की जो विनाश किताब है वो बहुत ही शानदार किताब है, कम से कम इसकी समरी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और इसी में कहते भी हैं स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, इनकी बातें वो करते हैं, बंधुता की बातें करते हैं। भारतीय समाज का पुनर्गठन कैसे किया जाए इसकी बातें करते हैं अम्बेडकर जी इसमें। तो समाज को लेकर के गांधी क्या कह रहे हैं, समाज को लेकर के अम्बेडकर क्या कह रहे हैं, दोनों के दृष्टिकोण पर बात करते हैं। गांधी कहते हैं कि समाज सुधार के लिए राजनीतिक सुधार पहली शर्त नहीं है। अगर राजनीतिक सुधार में ही समाज सुधार क्या है आपका आ जाता है। लेकिन अंबेडकर क्या कहते हैं कि राजनीतिक सुधार जब हो जाएगा तो सामाजिक सुधार स्वयं हो जाएगा। अंबेडकर जी का जो यह मानना है कि राजनीतिक सुधार होने के साथ सामाजिक सुधार स्वयं में हो जाएगा, जबकि गांधी नहीं कहते। गांधी ये कहते हैं कि जब हम समाज सुधार करेंगे तो समाज सुधार के माध्यम से क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें संभव हो जाएंगी। तो जरूरी नहीं है कि समाज सुधार के लिए हमें राजनीतिक सुधार करना पड़े। समाज सुधार में ही एक व्यापक पार्ट है आपका राजनीतिक सुधार। जैसे कोई भी व्यवस्था, राज्य का निर्माण कैसे हुआ, आपने सबने पढ़ा है कबीला। समस्याएं कहां होती है, जैसे प्रारंभिक स्टेट जो व्यक्ति का होता है, समस्या तब प्रारंभ होती है जब व्यक्ति व्यक्ति के बीच में रहना प्रारंभ करता है। जब व्यक्ति अकेला है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट यहां पर, क्योंकि इंटरेस्ट का टकराव ही नहीं है, तो जब टकराव नहीं तो दिक्कतें नहीं। जब वो समूह में आएगा तो समूह में आने के दौरान क्या हो जाएगा, हितों का टकराव होगा। और जब हितों का टकराव होगा तो हितों के टकराव को लेकर उसी समूह में से एक ऐसे व्यक्ति को यह अधिकार देना पड़ता है या वो समूह का नेता बन जाता है जो दोनों के बीच में मध्यस्थता करवाता है। और जब वो मध्यस्थता करवाएगा तो अब दोनों अपने अधिकार को उसको सौंप चुके होते हैं। और जब वो उसे सौंप चुके होते हैं तो अब वो डिसीजन ले रहा होता है कि अब इंटरनल भी डिसीजन लेगा, और अगर उस समूह पर कोई बाहरी हमले होने हैं, बाहरी टकराव होने हैं, तो उसका भी डिसीजन लेगा। और ऐसे करके धीरे धीरे करके वो व्यक्ति कबीले का सरदार बन जाएगा। और जब वो कबीले का सरदार बन जाएगा तो अब उस कबीले में क्या होगा, उस कबीले का निर्णय वो ले रहा होगा। और अब ये कबीला, एक कबीला दूसरे पर अटैक कर रहा होगा, और धीरे धीरे करके ऐसे ही क्षेत्र विस्तार होता जाएगा। और आपने पढ़ा होगा इतिहास में, कबीला, कबीले का सरदार, जनपद, महाजनपद, महाजनपद के बाद साम्राज्य जो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया। तो ऐसे राज्य का निर्माण होता है। तो राज्य का निर्माण हुआ तो कभी हमारे यहाँ पर ऐसी व्यवस्था, राजतंत्र के बाद में फिर हमने क्या किया, संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र के बाद जो संवैधानिक राजतंत्र में आपका राजतंत्र और डेमोक्रेसी दोनों स्टार्ट हुआ। जब डेमोक्रेसी मजबूत हुई तो उन्होंने कहा राजा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, और उसके बाद क्या हुई, डेमोक्रेसी प्लस रिपब्लिक का स्टेज आता है। और वहां आने के बाद कभी क्या होता था, शासन का मतलब क्या माना जाता था, शासन का मतलब है सिर्फ यहाँ पे कानून व्यवस्था मेंटेन करना। चोरी हो रही, अपराध हो रही, डकैती हो रहा है, मर्डर हो रहा है, इसको कंट्रोल कर देना। लेकिन इससे जनता की भलाई के लेकर के क्या हो रहा है, अब कभी इस पर विचार करें कि हमने क्या किया। हम पहले क्या, व्यक्ति को क्या माना जा रहा है, एक भीड़ मानी जा रही है, लायबिलिटी राज्य मान रहा है कि हमारी लायबिलिटी है इनके लिए करने का। धीरे धीरे करके हमने एक विभाग बनाया। विभाग क्या बनाया, मानव संसाधन विभाग। इस मानव को रिसोर्स के रूप में कैसे डेवलप कर दिया जाए, हमने ये बनाया। अभी तक लायबिलिटी है, अब रिसोर्स के रूप में इसको यूज कर रहा है। तो जैसे शासन, अब शासन में लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद फिर हुआ नहीं, चीजें जो लक्ष्य है पूरा नहीं हो रहा है, तो हमने लोक प्रशासन बनाया। प्रशासन किस पर केंद्रित हो, लोगों पर। लोक प्रशासन के बाद गुड गवर्नेंस, जब उससे भी लक्ष्य हासिल नहीं हुआ तो गुड गवर्नेंस, जब गुड गवर्नेंस भी अधूरा हुआ तो ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस आने के बाद क्या है, आज पुलिस आपके साथ चल रही है, हॉस्पिटल आपके साथ चल रहा है, आप प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर,
अधिकांश विभाग आपके साथ चल रहे हैं कि आपको जब आवश्यकता पड़ी आपने एक ईमेल फॉरवर्ड कर दिया और फॉरवर्ड करने के बाद वहां तक पहुंच गई चीजें। जन सुनवाई केंद्र पर आप मुख्यमंत्री जी को आप अपील कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप, नमो ऐप, इन सब पर जाकर के आप प्रधानमंत्री को सलाह दे सकते हैं। 1090 पर महिलाओं को सिक्योरिटी। तो ऐसे आप देखें कि किस प्रकार से, तो जैसे अगर हम बात करें तो जो गांधी जी का दृष्टिकोण है वो काफी व्यापक दृष्टिकोण है। अंबेडकर जी कहते हैं राजनीतिक सुधार के लिए समाज सुधार पूर्व शर्त है। नहीं कि जैसे समाज सुधार अगर हम करेंगे उसके बाद राजनीतिक सुधार हो जाएगा, नहीं, ये साथ साथ चलते रहते हैं। तो जैसे जैसे राजनीतिक सुधार होता जाएगा, जैसे चीजें हम करते जाएंगे, वैसे धीरे धीरे करके चीजें बदलती जाती हैं। फिर दूसरा दृष्टिकोण जो बनता है दोनों का, गांधी कहते हैं सिर्फ समाज, जैसे हमें समाज सुधार के लिए क्या करना है, सिर्फ हमें हिंदू संप्रदाय में सुधार नहीं करना है, हमें परिवार में भी सुधार करना है। और जब हमें हिंदू संप्रदाय में सुधार करने के लिए हमें परिवार पे सुधार करना है, परिवार के साथ साथ में हमें हिंदू समाज में जैसे सुधार करना है। अंबेडकर जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। सुधार का अर्थ यहाँ परिवार नहीं, सुधार का अर्थ बल्कि समाज है। तो समाज बनता कैसे है, अभी समझिएगा, समाज बनता कैसे है। हम सबके जीवन में रहा हुआ है, हमारे विभिन्न पीयर ग्रुप बनते जाते हैं और जैसा हम पीयर ग्रुप बनाते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। हमें वही, जैसे पीयर ग्रुप जिस तरीके से हमने बनाया, जहां हम जाना चाहते हैं वही को हम पसंद करते हैं और वैसा ही पीयर ग्रुप हम बनाते हैं और उस पीयर ग्रुप का हमारे ऊपर प्रभाव होता है और हमारा पीयर ग्रुप के ऊपर प्रभाव होता है। तो जो समाज बनता है, समाज लोगों से बनता है, ना कि जो लोग हैं वो समाज से बाहर है, परिवार समाज से बाहर है। सुधार का जो पहला वो स्टार्ट होता है वो परिवार ही है। यहां तक कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम जी का स्टेटमेंट था कि अगर हम यहां पर कोई भी मूल्य डेवलप कर सकते हैं बच्चों के अंदर, तो उसके लिए सिर्फ 3 व्यक्ति जिम्मेदार हैं, परिवार, और उस परिवार में कौन, माता पिता, और दूसरा आपका जो वो है अध्यापक है। ये 3 की भूमिका होती है मूल्यों के विकास को लेकर के। तो अगर इन 3 की भूमिका इतनी ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि परिवार अपने आप में अच्छी भूमिका निभा सकता है समाज सुधार में। जिस परिवार में पिता के माध्यम से मां का नाम लेकर के बार बार बुलाया जाता होगा, उस परिवार में बहुत संभावना होती है कि पिता के ऑफिस जाने के बाद बच्चा उसी एटीट्यूड से, भले वो 250 ग्राम का होता है, लेकिन वो बैठता है चेयर पर और माँ का नाम लेकर के बुलाता है। तो ये फर्क पड़ता है। तो जो गांधी का दृष्टिकोण है, गांधी ये कहते हैं कि समाज सुधार के लिए हमें क्या करना है, परिवार सुधार करना है, परिवार सुधार के साथ में हिंदू संप्रदाय में सुधार करना है। जबकि अंबेडकर जी का जो दृष्टिकोण है कि सुधार का अर्थ परिवार सुधार नहीं बल्कि समाज सुधार महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर भी जो गांधी का नैरेटिव है वो बहुत, जैसे कहीं ना कहीं व्यवस्थित और ब्रॉड है, क्योंकि जैसे आप परिवार सुधार पर करेंगे धीरे धीरे करके समाज में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जो मूल्यों का विकास है वो प्रारंभिक दौर पे परिवार के माध्यम से डेवलप किया जाता है। परिवार बच्चों को क्या संस्कार दे रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है, क्या मूल्य सिखा रहा है, वो परिवार के माध्यम से होता है। छोटा सा बच्चा होता है और माँ के साथ मंदिर जाता है और जैसे वो पहुंचता है माँ उसे क्या सर पे हाथ लगाती है और बोलती है, और जैसे वो हाथ लगा करके इशारा किया वो हाथ जोड़ के मंदिर के सामने खड़ा हो जाता है। यह मूल्य का विकास किसने किया, माँ ने किया है। और वो पूरे जीवन भर उसके उसमें बना रहता है कि मंदिर देखा और उसने क्या किया, हाथ जोड़ करके सर झुका लिया। तो यहाँ पे जो ये दृष्टिकोण है ये काफी व्यापक है। एक का कहना है कि जब समाज सुधार करने के लिए परिवार नहीं समाज, और एक का दृष्टिकोण है कि आपको परिवार में भी सुधार करना है, साथ में हिंदू संप्रदाय में सुधार करना है। तो ये दृष्टिकोण दोनों का है। दूसरा अगर हम बात करें तो जाति को लेकर के, कि जाति को लेकर के दृष्टिकोण क्या है, अभी इस पर हम बात ही नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं अलग टॉपिक पर आपसे बात कर रहा हूं।
जाति व्यवस्था का जो भारत में उदय हुआ, इसके बारे में डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने क्या लिखा? तो नेहरू जी जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं, वो मैक्स मूलर की अवधारणा को उन्होंने बताया, जो मैक्स मूलर ने लिखा था कि जाति व्यवस्था यही हमारा एक सबसे प्राचीन जो है, और जो मैं याद कर पा रहा हूं, शायद ये 16वां या 17वां पैराग्राफ है, जहां पर ये समाज के बारे में बताया गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के में। अभी आपके पास इतना समय नहीं है, समय मिलेगा तो जरूर पढ़ना, बहुत शानदार किताब है जो भारतीय समाज के चरित्र को उजागर करती है। तो जाति व्यवस्था के बारे में जो नेहरू जी लिखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, वो मैक्स मूलर की बातें ही लिखते हैं कि जाति व्यवस्था भारत में कैसे आई। तो आर्यों के आक्रमण से क्या हुआ कि भारत में जाति व्यवस्था का उदय हुआ था, और यहां पे दो प्रकार की जातियां बन गई, एक श्वेत और एक कृष्ण। जो यहां के लोग हैं वो कृष्ण, और जो आए हुए हैं वो श्वेत, जो आर्य है। तो जाति व्यवस्था यहां पर बनती है। ऋग्वैदिक काल आते आते कार्यों का विभाजन किया गया। हर समाज में कार्यों का विभाजन होता है, और अगर कार्यों का विभाजन नहीं किया जाएगा तो समाज कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो समाज के तरक्की को लेकर के कार्यों का विभाजन करना आवश्यक हो जाता है कि कार्य उस आधार पर तय हो। आज भी हमारे यहां पर कार्यों का विभाजन है। आर्मी का काम है युद्ध लड़ना, और पैरामिलिट्री का काम है बॉर्डर की सुरक्षा करना। पैरामिलिट्री हमारी कभी भी क्या करती है? युद्ध नहीं लड़ती। लेकिन आर्मी का काम क्या है? युद्ध लड़ना। पुलिस का काम क्या है? समाज में एक सद्भाव बना रहे, शांति बना रहे, इसलिए यहां पर क्या करना? व्यवस्था को मेंटेन करना। तो सोशल ऑर्डर बना रहे, ये काम किसका है? पुलिस का है। युद्ध में लड़ने की भूमिका सेना की है, और हमारे यहां घुसपैठ ना हो और सीमा सुरक्षित रहे, इसकी जिम्मेदारी हमने पैरामिलिट्री को दे रखी है। और तो ये पैरामिलिट्री हमारी करती है। जो समुद्र तटीय एरिया है वहां कोस्टल फोर्स हमारी है, वो करती है। तो हमेशा हर समाज में कहीं ना कहीं कार्य विभाजन रहा हुआ है। तो यहां पर ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ कि कार्य विभाजन किया गया, और कार्य विभाजन को लेकर के वर्ण व्यवस्था बनाई गई। अब ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये इस प्रकार से है, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं कि मेरी लिखने की आदत बहुत कम है, इसलिए मेरे शब्दों पर ज्यादा जोर देना आप लोग, इस ज्यादा मुझसे उम्मीद मत करना कि हम आपको लिख करके समझाएंगे। तो जो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस शूद्र को, ये आपका सर्विस क्लास है जो आपका सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर है जिसे शूद्र कहा गया। अब ये जो ब्राह्मण है ऋग्वैदिक काल में, ये भी शूद्र की भूमिका निभाएगा, और क्षत्रिय है, ये भी शूद्र की भूमिका निभाएगा। कैसे निभाएगा? अभी ब्राह्मण श्रेष्ठ पुरोहित है। अब एक समय ऐसा आया कि अब उसका गला काम नहीं कर रहा है, वो अच्छे से मंत्रों उच्चारण नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। तो अब वो क्या करेगा? अब जो अन्य जो आगे चल करके आगे जो पुरोहित है, उनका ये असिस्टेंट बन जाएगा, उनके कर्मकांड करने में, पूजा करने में उनकी मदद करेगा। अब ये यहां पर अभी पुरोहित था मेन, अब ये इसमें आ गया, सर्विस प्रोवाइडर में आ गया। यही भूमिका क्षत्रिय की है। अभी ये लड़ रहा है योद्धा के रूप में। जब एक ऐसी अवस्था में आएगा कि अब ये लड़ने के सक्षम नहीं हो पाएगा, तब इसे काम क्या दे दिया गया? घोड़े का, जहां पर घोड़े रखे जा रहे, घोड़े स्थिर वहां पर उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी, हथियारों की रखवाली की जिम्मेदारी कारखानों में, अब ये सर्विस प्रोवाइडर में आ गया, एससी। तो यहां पर वर्ण व्यवस्था बदलती रहती थी ऋग्वैदिक काल में, यहां पर चीजें बदल रही हैं। उत्तर वैदिक काल आते आते इसे संस्थागत रूप दे दिया गया, और जब संस्थागत रूप दे दिया गया
तो अब ये जन्म के आधार पर तय होना प्रारंभ हो गई, और जो भी व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होगी उस व्यवस्था में संक्रमण तो दिखेगा ही दिखेगा, चाहे जैसे भी वो, चाहे इतिहास उठा करके आप देखें, मिडवल हिस्ट्री में आप चले जाइए, जैसे ही एकता व्यवस्था को वंशानुगत किया जाता है, अब वो एकता व्यवस्था किस रूप में आ गई कि वहां पर अयोग्य लोग जो युद्ध लड़ने के सक्षम नहीं है, घुड़सवार के लिए सक्षम नहीं है, वो सेना में भर्ती हो रहे हैं। यही चीजें मनसबदारी में देखी गई, यही चीजें आगे जाकर के देखी जाएंगी। जो आपने इजारेदारी जैसी व्यवस्था देखी होगी, कैसे पूरे समाज को तहस नहस कर डाला। तो ये फर्क पड़ता है, जब भी हम जन्मजात कोई चीज करना प्रारंभ करेंगे तो समस्या जरूरी नहीं है कि जो अभी की पर्सनालिटी है वो आगे चल करके भी वही से पर्सनालिटी आने वाली है। औरंगजेब के बाद के बादशाहों को आप देखें कि सारे के सारे सुविधा भोगी हो गए, आलसी हो गए, बिलासी हो गए, और उन्होंने क्या किया, मुगल सल्तनत को दीमक की तरीके से चुन डाला। तो ये फर्क पड़ेगा। तो वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल के बाद में वहां से जब आपका संस्थागत हो जाती है, जन्म के आधार पर चीजें तय हो जाता है, तब संक्रमण प्रारंभ होता है। इस संक्रमण में सुधार किया जाता, इसके पहले क्या हुआ कि एक अलग समुदाय का आक्रमण प्रारंभ हो गया, जो मुस्लिम समुदायों का। और यहाँ पे जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, अब इन्हें अपने संप्रभुता की रक्षा करनी है। तो अब इन्हें अपने संप्रभुता की रक्षा करनी है, तो अब वो इनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। व्यापारी किसी की भी सत्ता हो अपनी रक्षा कर लेगा, लेकिन अब इनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। और जब तक यहां पे समाज में सामंजस्य बना, तब तक यहां पर अलग शक्तियां पहुंच गई, यूरोपीय शक्तियां पहुंच गई, जो भारत को अपना मानती ही नहीं थी। उनका उद्देश्य लूटना है। अब यहां पर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो मुस्लिम सत्ता है, ये तीनों अपनी संप्रभुता की रक्षा उनसे कर रहे हैं। तो अब ये क्या हुआ, ये पूरी तरीके से हाशिए पर चला जाएगा। और इसीलिए मैं बार बार एक आपसे क्लास में भी मैं बोलता हूं, अपने जो फिजिकल क्लास में भी, कि वर्ण व्यवस्था ने इस समाज को उतना प्रभावित नहीं कर दिया जितनी अंग्रेजों की भूराजस्व व्यवस्था। ये संकट आएगा। अब यहां हम समझते हैं, आपने समझ गए होंगे कि हम यहां पर आपको जो कैसे व्यवस्था डेवलप हुई। तो यहां पर अंबेडकर और गांधी का दृष्टिकोण क्या है। गांधी जो छुआछूत है उनको हिंदू धर्म एवं वर्ण व्यवस्था से वो जोड़कर नहीं देखते हैं। गांधी कहते हैं वर्ण व्यवस्था अच्छी है। वर्ण व्यवस्था पे गांधी की आलोचना भी होती है, क्योंकि गांधी कहते हैं कि व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जो उसका पैतृक चला आया है। और उनका इस पे कहने का मतलब ये है कि अगर वो पैतृक कार्य करेगा तो उसे पहले से क्या होगा कि पिता के अनुभव का सहारा मिलेगा, तो वो और बेहतर कर सकता है। इसे खारिज भी किया जा सकता है, और खारिज करने के लिए बहुत ठोस सबूत की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति का पेरेंट्स आर्मी में हो उसका लड़का उतना अच्छा योद्धा निकल जाएगा। पता चला हाइट ही नहीं है, 2.5 फीट की हाइट है, तो कौन सा सेना में जा करके वो कैसे भर्ती हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है। अब यहां पर उस समय के उसमें बांटा जा सकता था चीजों को, क्योंकि वहां पर दायरे कम थे। आज हमारे यहां पर कार्यों के तरीके बहुत अलग अलग हैं। अब एआई है, एआई को वर्ण व्यवस्था के किस क्रम में ले जाकर के रखोगे कि यहां पर ब्राह्मण भूमिका निभाएगा, क्षत्रिय निभाएगा, वैश्य निभाएगा, शूद्र निभाएगा। एआई की भूमिका है, साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा है, किस में ले जाकर के रखोगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये बहुत प्रासंगिक फिर नहीं हो पाता है। लेकिन गांधी का जो दृष्टिकोण है कि व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जो उसका वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो उसके लिए तय किया गया है, जिस जाति में उसका जन्म हुआ है, गांधी ये कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं, जो बहुत अपने आप में कहीं ना कहीं ये तार्किक नहीं हो पाता, कि आपका जन्म वहां पर क्यों हुआ, इसलिए ईश्वर चाह रहा है कि आप ये कार्य करो। वो ऐसे अपना तर्क देते। हो सकता है गांधी का अपना वो रहा हो, लेकिन ये बहुत हद तक प्रासंगिक नहीं हो पाता है।
क्योंकि अब क्या हो रहा है कि कार्य का विभाजन इतना ज्यादा है कि वर्ण व्यवस्था में चीजें सेट ही नहीं हो सकती। ये उस समय सीमित दायरा था तो सेट किया जा सकता था। तो इसे हिंदू धर्म से और वर्ण व्यवस्था से जोड़ना नहीं चाहते छुआछूत को, लेकिन अंबेडकर वर्ण व्यवस्था को और जाति व्यवस्था को छुआछूत से जोड़ के देखते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था ही है, जाति व्यवस्था ही है जिसने क्या किया है, समाज में एक ऐसी खाइयां तैयार कर दी जिसके कारण से अनटचेबिलिटी विद्यमान है। दूसरा, यहां पर धर्म को लेकर के दोनों का दृष्टिकोण क्या है। गांधी ये कहते हैं कि जो धर्म है, मजहब है, धर्म आपका संप्रदाय कम है, ये रास्ता ज्यादा है। तो गांधी इसको बताते हैं कि जो सत्य है उस सत्य का मार्ग क्या है, धर्म है। अकबर के समय में इबादत खाना की स्थापना हुई थी फतेहपुर सिकरी में, क्योंकि अकबर के ऊपर भी दबाव बहुत सारे मौलानाओं का था कि आपका झुकाव हिंदुओं की तरफ है और आप कई बार उपेक्षा करके मुसलमानों का आप हिंदुओं की तरफ झुक जाते हो। ऐसा दबाव और ऐसे आरोप अकबर के ऊपर लगाए जाते थे। जब उन्होंने जजिया खत्म किया, जब उन्होंने तीर्थ यात्रा खत्म किया, तब ऐसे आरोप उनके ऊपर लगाए गए। अकबर विवश होकर के, जो बहुत वो पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, इबादत खाने की स्थापना की। और इबादत खाने में जब वो सारे धर्म गुरुओं को बुलाया तो वहां पर जब सारे धर्म के बारे में समझने का प्रयास किया तो अकबर पाता क्या है कि सारे के सारे धर्म तो एक ही बात करते हैं कि परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, और उसके प्राप्ति के मार्ग, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग, जन्नत के मार्ग सबके अलग अलग हैं, लेकिन सब उसी में मोक्ष और जन्नत प्राप्त करने में लगे हैं। और सभी धर्म ले दे करके एक ही बातें करते हैं, वो सत्य की बातें करते हैं। गांधी का दृष्टिकोण भी यही है। वो बोलते हैं सत्य का मार्ग, अनुशीलन का मार्ग क्या है, धर्म। तो धर्म क्या है, मजहब कम, रास्ता ज्यादा है, जो सच्चाई की बातें वो करते हैं। जबकि अंबेडकर इसको खारिज करते हैं। वो धर्म को केंद्र में नहीं रखते, वो तर्क को केंद्र में रखते हैं। और तर्क को केंद्र में ऐसे रखते हैं कि परलौकिक सत्ता क्या है वो तो नहीं पता है, लेकिन इस लोक में बेहतर होना चाहिए। दोनों का दृष्टिकोण अपना अलग है कि इस लोक में बेहतर होना चाहिए, इस लोक में बराबरी होनी चाहिए, इस लोक में समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए। हमें इस लोक में तो जी लेना चाहिए, उस लोक में क्या होगा ये तो नहीं पता है। गांधी उस लोक की बातें करते हैं। धर्म में दोनों का दृष्टिकोण अलग है यहां पर। इसके बाद अगर हम हरिजन उत्थान को बात करें, दलित मुक्ति को लेकर के बात करें, तो दोनों का दृष्टिकोण अगर यहां पर क्या है। गांधी का दृष्टिकोण है हृदय परिवर्तन का। गांधी ये कहते हैं कि हम सवर्णों का हृदय परिवर्तन करवाएंगे, और हृदय परिवर्तन के साथ में हम उन्हें ये बोध करवाएंगे कि तुमसे पाप हुआ है, और तुमसे पाप हुआ है, तुम्हें क्या करना है, इसे स्वीकार करना है, और तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। अंबेडकर का यह दृष्टिकोण नहीं है। अंबेडकर क्या है, अंबेडकर ये चाह रहे हैं कि देखिए इसके मुक्ति का एक ही मार्ग है, और वो मार्ग क्या है, हमें सामाजिक अधिकार चाहिए और राजनीतिक अधिकार चाहिए। अंबेडकर इसकी बातें करते हैं। और हम राजनीतिक जो अधिकार है हम संघर्ष से प्राप्त करेंगे, लड़के प्राप्त करेंगे, और ये होता है। एक थोड़ा सा मैं पीछे चल के आपको बता रहा हूं, क्योंकि विषय ही ऐसा है कि आपको उदाहरण के साथ में प्रस्तुत करना पड़ रहा है हमें। जैसे मैंने बताया गांधी का दृष्टिकोण, तो गांधी की कथनी और करनी बिल्कुल एक जैसी है, उसमें अंतर नहीं है। गांधी ने कस्तूरबा को मल साफ करने के लिए विवश कर दिया था। जब उन्होंने कहा साफ करने के लिए, तो कस्तूरबा ने मना कर दिया कि हम साफ करेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ, आश्रम में रहना है तो करना है, और
उन्होंने धक्का मार दिया था कस्तूरबा को और उन्होंने उनको साफ करना पड़ा था। तो गांधी अगर अपने कर्तव्य को लेकर के परिवार को नहीं छोड़ रहे हैं तो गांधी की इथिक्स कितनी स्ट्रांग होगी आप समझ सकते हैं। अंबेडकर का दृष्टिकोण क्या है, जब पूना पैक्ट होता है यरवदा में और वहां जब बैठते हैं तो गांधी कई उसमें अंबेडकर कई बार कांग्रेस के ऊपर भी मुद्दा रखते थे और क्वेश्चन करते थे कि अगर कांग्रेस इतनी अच्छी है, अब इस कांग्रेस को राहुल गांधी से मत जोड़ देना, ये कांग्रेस जो हम बात कर रहे हैं जो हमारे देश को आजादी को लेकर के थी, इस कांग्रेस का और उस कांग्रेस का आसमान और जमीन का अंतर है। वो कांग्रेस अपने आप में एक विचारधारा और एक अलग शाखा थी जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी। इस कांग्रेस में बहुत सारे दिशा विहीन है तो उसकी हम बात ही नहीं करेंगे, समझना यहां पर। तो वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस ने की सदस्यता जब दी जाती है तो कांग्रेस की सदस्यता में क्या कहा जाता है, जो शुल्क है वो शुल्क लिया जाता है और शुल्क के साथ में दूसरी बातें कही जाती है कि कांग्रेस सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दा उठाएगी, कोई धार्मिक उन्माद नहीं होगा, कोई अन्य मुद्दा नहीं होगा। कांग्रेस ये एक शर्त क्यों नहीं रख देती है कि कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले व्यक्ति को छुआछूत के क्षेत्र में काम नहीं करना होगा, अगर कोई छुआछूत को बढ़ावा देगा तो उसे रोकना होगा, उस क्षेत्र में नहीं जाना होगा, कि छुआछूत को क्या करे यहां पर रोकने का प्रयास करे। कांग्रेस ऐसे कंडीशन क्यों नहीं रखती है, वो कांग्रेस को लेकर के भी क्वेश्चन खड़ा करते थे कि कांग्रेस को एक शर्त रख देनी चाहिए कि कांग्रेस की सदस्यता लेने वाला व्यक्ति छुआछूत को समाप्ति की दिशा में काम करेगा, ना कि छुआछूत पर बिल्कुल वो मौन रहेगा। कांग्रेस यहां पर अंबेडकर की शिकायत ये भी रहती थी। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसे तीन चरणों में आपके होते हैं, 32 वाले में जब कम्युनल अवार्ड दे दिया जाता है जिसमें पिछड़ों को पृथक निर्वाचन के दर्जा देने की बात कर दी गई, तब यहां पे पूना पैक्ट होता है, गांधी अनशन पर बैठ जाते हैं और गांधी ने ये कहा था कि जितना सीटें आपको मिल रही हैं उतने उससे हम आपको ज्यादा दे देंगे, लेकिन हम सेपरेट इलेक्टोरल नहीं देंगे। गांधी का दृष्टिकोण क्या है यहां पर, गांधी का दृष्टिकोण यह है कि अगर ये सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया गया तो जो ये आजादी है ये आजादी गई हाथ से, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरल 1909 में दिया गया और जिसका परिणाम ये हो गया कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अगर यहां भी दे दिया गया तो इसका परिणाम ये हो जाएगा कि अब गांव गांव आपस में लड़ेंगे और जब गांव आपस में लड़ रहे होंगे तो ये आजादी इस सदी में तो नहीं आने वाली। तो गांधी ने कहा कुछ भी हो जाए हम से पृथक निर्वाचन हम स्वीकार नहीं करेंगे, आपको जो सीटें आप मांग रहे हैं उससे ज्यादा दे देंगे। यहां पे गांधी हार गए समझौते में। पृथक निर्वाचन को लेकर के जो बातें थी, यहां पर क्या हुआ कि सीटें दी गई उस पे अंबेडकर जी इस पर तैयार भी हो गए, सीटें दी गई, केंद्रीय विधानमंडल में प्रांतों में सीटें दी गई, लेकिन एक महात्मा जीत गया। गांधी हार जाते हैं, समझौता गांधी हारते हैं, लेकिन एक महात्मा जीत जाता है और यहां से उन्होंने कांग्रेस के मस्तिष्क पर विजय तिलक लगा दिया कि हमने एक, जैसे जहां से अंग्रेजों ने क्या किया था, हमारे बीच में जो एजेंडा रखा था आजादी फंसाने का, उस पेग को हमने रोक लिया। कांग्रेस को कार्य करना आसानी हो गई अब, और कांग्रेस इस पर, यहां पर ना नेहरू का दृष्टिकोण होगा ना पटेल का होगा, ये गांधी हैंडल कर रहे हैं और यहां पर एक अंग्रेजों की चाल को गांधी रोक लेते हैं। पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट में राजनीतिक में जो सीटें थी राजनीति में वो दे दिया गया और एससी समुदाय को राजनीति में आरक्षण यहीं से मिलता है। इसी आरक्षण को लेकर के अगर हम बात करें तो जो आपका अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 संविधान में,
330 में लोकसभा की सीटों के बारे में और 332 में आपके राज्य विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें एससी समुदाय को सीटें दी गई हैं, उसी में एसटी को भी दे दिया गया है। लेकिन अंबेडकर जी ने एससी के लिए बात की थी, एसटी के लिए बारदोलाई समिति ने किया था। तो यहीं पे क्या किया गया है, राजनीति में आरक्षण दिया गया है। और इसी आरक्षण पर अंबेडकर जी ने कहा, जिस अंबेडकर ने 1932 में एससी समुदाय को राजनीति में आरक्षण दिलाया, वही अंबेडकर जी संविधान सभा में क्या कहते हैं कि अगर आपने इन्हें 10 साल से ज्यादा आरक्षण दिया तो आप इनको आरक्षण नहीं दे रहे, इन्हें बैसाखी आप दे रहे हैं। और अब किसी भी हमारे राजनीतिक दल में ये शक्ति, इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि इसे खत्म कर दे, क्योंकि सबको कुर्सी दिखती है। और अंबेडकर, अब ये समझना, अंबेडकर भी ये चीजें समझ रहे थे कि अगर ये 10 साल से ज्यादा बढ़ा तो इसका जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लोग अपने उस पर इच्छा शक्ति के आधार पर अपने ऊपर अपने उसमें विश्वास पर खड़ा नहीं उतर पाएंगे और लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे इन चीजों को लेकर के। इसका प्रभाव देखिए, हमने 1919 के कानून में प्रावधान था कि महिलाओं को 1/3 सीटें दी जाएगी, 2023-24 में जाकर के डिसीजन हुआ है, 29 में दिया जाएगा। हमने सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बातें हम करते रहे, स्टेज से, पोडियम से, सेमिनारों से, पार्लियामेंट से, कि महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करना है। ठीक ठाक संख्या महिलाओं की हमारी पार्लियामेंट में है। औसतन अब जैसे आप देखेंगे 72-74 महिलाएं हमारी पार्लियामेंट में बैठी हैं, और आपने सीटें जो दे रखी है एससी को, रिजर्वेशन के आधार पर इनके बराबर ही है, लमसम 4-6 सीटों का अंतर है। एक जगह पर हम खाली कह के वहां पर इतना पहुंचा दिए और एक जगह पर दे के पहुंचा दिए। अंबेडकर भी ये समझ रहे थे कि अगर ये आरक्षण 10 साल से ज्यादा बढ़ा तो कहीं ना कहीं इनके लिए ही हानिकारक हो जाएगा। तो यहां पर एक का उद्देश्य क्या है, हृदय परिवर्तन। अब एक यहां पर एक दृष्टिकोण मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, समझना मेरी बात को। गांधी कहते हैं हृदय परिवर्तन, अंबेडकर क्या कहते हैं, राजनीतिक अधिकार। और राजनीतिक अधिकार कैसे लड़कर लेंगे, दोनों में अंतर समझना। मेरा गला थोड़ा खराब है तो संभालना आप लोग। अब अंबेडकर का जो कहना है, हमने पृथक निर्वाचन हम यहां पर स्वीकार कर लिए होते, और अगर इस सेपरेट इलेक्टोरल को स्वीकार कर लिए होते तो पिछड़े समुदाय की स्थितियां भारत में जानते क्या होती। जो भारत में मुस्लिम के साथ में जो हिंदू मुस्लिम का बना हुआ है, एक गुट ये पूरा अलग हो गया होता, और ये पूरा जब गुट ये अलग होता तो इसमें आपस में कम्युनिकेशन ब्रेक होते, और अगर कम्युनिकेशन ब्रेक होते तो यहां पर जैसे अटैचमेंट ना हो पाता, और इस अटैचमेंट ना हो पाने के कारण से अलगाव बना रहता, और इससे कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कभी चाह करके भी वो एक ही समुदाय के हैं, लेकिन वही स्थितियां होती जो ट्राइबल सोसाइटी और हिंदू समुदाय के बीच में है, कि वो हिंदू का पार्ट होते हुए भी पृथक के रूप में बने हुए हैं। गांधी का दृष्टिकोण जो था हृदय परिवर्तन, इसका प्रभाव ये हुआ कि जाति आपकी चौराहे पर पहुंच गई है, और अब क्या हुआ, साथ में उठना बैठना, खाना पीना, मिलना जुलना, बैठ, उस सारी चीजें, और इस सबके साथ में क्या हुआ कि इसका एक अलग स्टेज आया कि जहां पर इंटरकास्ट मैरिज स्टार्ट हो जाती है, अंतर जातीय विवाह प्रारंभ हो गए। तो गांधीयन दृष्टिकोण का ये फर्क हुआ कि जाति 74 साल में कहां चौराहे पर आकर के खड़ी हो गई, कि इस लेवल में, और अभी हमें 50 साल लगेंगे, लेकिन 40 से 50 साल में हम लगभग ठीक स्थिति पर आ जाएंगे। तो गांधीयन का जो दृष्टिकोण है, यहां पर इसको हम बहुत नकारात्मक नहीं ले सकते, बहुत ही शानदार दृष्टिकोण है। राजनीतिक अधिकार देने
से उतना बदलाव नहीं हुआ जितना हृदय परिवर्तन गांधी का जो दृष्टिकोण था उससे परिवर्तन ही दिखाई पड़ता है। तो दोनों का दृष्टिकोण ये है, और दोनों का दृष्टिकोण अपना अलग अलग है, और दोनों अपने जगह पर सही है। जिसके हितों का अनदेखा होगा वो अपना अधिकार मांगेगा, और जिसके माध्यम से किया जाएगा उससे अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। तो गांधी इसी की बात करते हैं कि एक अपना व्यवहार बदल ले, और दूसरा कहता है कि हमें ये अधिकार दे दो। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप समझ रहे होंगे इसको। अब यहां पर एक दृष्टिकोण और है। अंबेडकर क्या करते हैं, अंबेडकर यहां पर बराबरी की मांग कर रहे हैं कि हमें बराबर का अधिकार चाहिए, और वो बराबर का जो अधिकार की बात कर रहे हैं वो हिंदू धर्म से पृथक की बात करते हैं। गांधी उस पे अंबेडकर का झुकाव बौद्ध की तरफ हो गया था कि बौद्ध धर्म क्या है, अपने आप में ज्यादा बेहतर है, और हिंदू धर्म में सारी चेष्टाएं हैं। गांधी क्या चाह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए इनको हम हिंदू धर्म में बनाए रखेंगे, और हिंदू धर्म में बनाए रखने के साथ में इनको क्या करेंगे, बराबरी का हक देंगे। जबकि अंबेडकर का जो उद्देश्य है वो बराबरी का है, और दलित चेतना के साथ कि हम पिछड़ों को चेतना उनके अंदर वो जगा करके, इच्छा शक्ति जगा करके, उनके अंदर ज्ञान प्रदान करके हम उन्हें बराबरी दिलवाने की वो बातें करते। यहां पर सॉरी, गांधी और क्या चाह रहे हैं, गांधी ये चाह रहे हैं कि जो दलित मुक्ति है, जो पिछड़ों के साथ ये सारा भेदभाव था, इसका मुक्ति का जो उपाय है वो धर्मांतरण नहीं है कि आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे बस सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। धर्म परिवर्तन से अगर चीजें इतनी आसान होती तो जितने उसमें ईसाई धर्म को स्वीकार किए ट्राइबल सोसाइटी के लोग सारे कहीं ना कहीं कारपोरेट होते। तो अगर इतना फर्क पड़ रहा था तब तो इनको बढ़ जाना चाहिए था, ये वैसे को वैसे क्यों बने रह गए। तो गांधी ने कहा ये विकल्प ही नहीं है कि आप धर्म उसमें सुधार को लेकर के आप धर्म परिवर्तन कर लोगे बस मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, हृदय परिवर्तन करवाएंगे हिंदुओं का, उन्हें उनके पाप का हम बोध करवाएंगे, और उन्हें हम बराबरी का हक दिलवाएंगे। ये गांधी का दृष्टिकोण है। अंबेडकर का दृष्टिकोण क्या है कि धर्म छोड़ दो बराबरी मिल जाएगी, उपजातियां समाप्त हो जाए इससे भी बराबरी मिल जाएगी, अंतरजातीय भोज की वो बात कर रहे हैं, अंतरजातीय विवाह की बातें कर रहे हैं, हिंदू शास्त्र का विरोध कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि जो जाति की विनाश पुस्तक थी उसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं को उसमें इसने क्या किया, बर्बाद कर दिया हिंदुओं को, धर्म ग्रंथ को जला देना चाहिए, ब्राह्मण शास्त्र को नकारते हैं। तो गांधी अंबेडकर का दृष्टिकोण ये है कि या तो धर्म छोड़ दो, उपजातियां समाप्त कर दो। अब उपजातियां भी ऐसे डेवलप नहीं हुई है। चार यहां पे क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था में 4 आधार बनाया गया और 4 से इतनी जातियां तैयार हो गई। ये किसी क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे डेवलप हुआ। तो यहां पर जो अंबेडकर का दृष्टिकोण है, जो समाज में व्यवहारिक चीजें बनी है वो उस पर यहां पर अटैक कर रहे हैं कि अंतरजातीय भोज स्टार्ट होना चाहिए, अंतरजातीय विवाह समाप्त होना चाहिए, जो हिंदू शास्त्र है इसका वो विरोध कर रहे हैं। तो इन सब की वो बातें कर रहे हैं। अंबेडकर क्या, अब जाति पर गांधी क्या चाह रहे हैं और गांधी और अंबेडकर क्या चाह रहे हैं। अंबेडकर उसमें जो गांधी है वो जाति को अपने उस सीमा तक वो मानते हैं, बुरा मानते हैं जिस सीमा तक वो उच्च और निम्न का एक खाई तैयार करती है। तो गांधी कहते हैं कि समाज में इस प्रकार से उच्च और निम्न की खाई नहीं होनी चाहिए और उसको बुरा मानते हैं गांधी। अंबेडकर एक ऐसा समाज चाहते हैं जो जातिहीन समाज हो, सबकी आइडेंटिटी क्या हो, सबकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, भारत की होनी चाहिए। तो जो
यहाँ पर अंबेडकर का दृष्टिकोण है कि एक ऐसा समाज हो जहां पर पहचान जाति की ना हो, और वहां पर तब अगर हम स्वराज प्राप्त का लक्ष्य रखेंगे तो हमारे लिए आज यहाँ पर आसान हो जाएगा। तो अंबेडकर जात विहीन समाज की बातें करते हैं, जबकि जो आपके गांधी है वो जो बातें करते हैं वो ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था वहां तक ज्यादा बुरी है जहां तक उच्च और निम्न का वो भेदभाव करती है। तो इसकी बातें वो करते हैं। तो ये रहा है आपके अंबेडकर और गांधी का दृष्टिकोण। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसे समझे होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक ऐसे है जो आप हमसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके समझ प्रस्तुत हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उस टॉपिक को जरूर हम आपके समक्ष लेकर के हाजिर होंगे। इस पर 2 क्वेश्चन अलग अलग पूछा गया। यूपीपीसीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ण व्यवस्था पर गांधी के विचारों का मूल्यांकन करें। एक ऐसी क्लास हम आपसे ये वादा कर रहे हैं कि जल्द ही हम वर्ण व्यवस्था पे एक क्लास आपको देंगे कि जहां पर गांधी का दृष्टिकोण क्या था और गांधी वर्ण व्यवस्था को बेहतर क्यों मानते थे। ठीक है, लेकिन गांधी जो वर्ण व्यवस्था को बेहतर मानते थे, गांधी को की आलोचना भी किस आधार पर होनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे कि कहां पर गांधी का वो विचार प्रासंगिक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपका यूपीएससी में आया कि महात्मा गांधी और अंबेडकर अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग रणनीतियों के बावजूद दलित सुधार के लिए एक सामान्य लक्ष्य रखते थे। इस पर क्वेश्चन आया यूपीएससी में। तो ऐसे क्वेश्चन आज के उसमें हम आते हैं, इन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इसे ट्राई करिएगा और आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप ऐसा हमसे कौन सा विषय चाह रहे हैं। वो विषय हम आपके समझ जरूर लेकर के उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।